देखो, हेलो एवरीवन, साथियों मेरा प्यार भरा नमस्कार आपको, मेरे जितनी भी ऑनलाइन फैमिली। और आज हम बात करेंगे जो ऑप्टिक्स चल रहा था उसमें 2 क्लासें हो चुकी हैं, तीसरी क्लास आज है। 2 ही क्लासें हुई हैं, तीसरी क्लास में आप क्या क्या पढ़ेंगे वो देखते हैं मेरे भाई। आज आपको पढ़ने को मिलेगा जो पिछली क्लास का अगर हम आपको समझा पाए थे तो रिफ्लेक्शन समझा पाए हैं कि व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन, परावर्तन क्या है। और हम ये समझा पाए हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, ये पढ़ा दिया मैंने। अच्छा, इसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं इसी कड़ी में। आज साइंस की अगली क्लास, और आपको पता होना चाहिए एक बहुत बड़ा डाटा निकल के आया है क्या, कि जो हमारा रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरा था उसमें 1,08,22,000 कुछ फॉर्म पड़े हैं। उसमें करोड़ की संख्या क्रॉस कर गई है, जैसा कि अंदाजा पहले ही लग गया था कि इस बार रेलवे ग्रुप डी में 1 करोड़ से ऊपर फॉर्म गए। ये तब कंडीशन आई थी जब 1 लाख भर्ती थी, तब भी 1 करोड़ से ऊपर 1.25 करोड़ फॉर्म थे, तब तो मान लिया जायज़ था। लेकिन इस बार जो भर्ती मात्र मेरे हिसाब से कितनी है, 32,000 है। अभी तक वैकेंसी इंक्रीज नहीं हुई है, लेकिन फॉर्म 1 करोड़ पड़ गए। और एक बात पता है, एनटीपीसी के दोनों को मिला के 1 करोड़ 12 लाख से ऊपर जा रहे हैं फॉर्म। एक के 58 लाख है, एक के शायद 63 लाख है ना, ऐसे ही कुछ है। और ये डाटा भी 1 करोड़ से ऊपर जा रहा है। मतलब कहीं ना कहीं वो एनटीपीसी वाले भी बच्चे सेम है जो ग्रुप डी में भरे हैं तो वही बच्चे, भाई ग्रुप डी देंगे, भाई एनटीपीसी देंगे। लेकिन एक बात हम अब भी कहेंगे भाई, क्या मैं एक बात जो कहने जा रहा हूं ना, ये बात सत्य हमेशा हुई है और यही हमेशा चला आ रहा है। सिलेक्शन पढ़ने वाले का होगा। भर्ती 5 लाख आ जाए ग्रुप डी की तो एवरेज वाले का हो जाएगा। लेकिन अगर भर्ती इतनी है तो पढ़ने वाले का ही होगा। अगर 5 लाख आ जाए तो मान लिया 1 लाख 2 लाख ज़्यादा पढ़ने वाले होंगे, बाकी के बच्चे एवरेज बच्चे लग जाएंगे। लेकिन अगर ये सोचो कि हल्के हल्के टाइप पढ़ के ख़त्म कर ले, सिलेबस हो जाए काम, इम्पॉसिबल है। इस वाली भर्ती में तो होना मुश्किल है। फिर अगर ग्रुप डी की बात करो, ग्रुप डी की नौकरी सिविल की है। ग्रुप डी में सब कोई ट्राई करता है। जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में मेडिकल अनफिट, उधर हाथ पैर का कटा हुआ, उधर कैसे भी नहीं हो पाया, वो इधर ही आता है। इसी में हाथ पैर लंबाई देखी नहीं जाती, कितना बड़ा। एनटीपीसी में हाइट नहीं, रेलवे में हाइट नहीं देखी जाती, कतई गट्टे लग जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इस बार कंपटीशन हेल्दी है, बेफिक्र होके बैठिए और तैयारी करिए। तैयारी ऐसे करिए कि तुम्हें जो बहुत सारी भीड़ का एक गुच्छा चल रहा है, बहुत सारी भीड़ चल रही है, उससे अलग क्या करना है। अब कभी ये मत कर बैठना जो दुनिया की भीड़ तो रिजेक्ट हो रही है वही तुम कर रहे हो। पीडीएफ मंत्री मत बन जाना, ये हम हमेशा सजेस्ट करते हैं। पीडीएफ मंत्रालय मत खोल लेना, यह सबसे घटिया काम है। हम तक अभी तक का एक्सपीरियंस कह रहा है, मैंने सब पीडीएफ डिलीट मार दी है जितनी थी। एक भी सिंगल किसी बुक की पीडीएफ हमारे किताब में दिखा दो। अब अगर होगी तो वो होगी जो आपके लिए हम सीट बना के डालते हैं, वो वाली, वो निकाल के उसी चैप्टर की डाल देते। उसके अलावा कोई सिंगल पीडीएफ, सब पब्लिकेशन, किरण, पिनाकल कितनी आती हैं, राकेश यादव की, और जो जितने आदित्य रंजन वगैरह, RW की, सबकी पीडीएफ पड़ी हुई थी, भरा हुआ था फोन। सब डिलीट मारो, हटाओ। अलग जीके की एक तरफ से पड़ी हुई थी, सब हटाओ। ब्लैक बुक जो निकली सब हटाओ अलग। सब जब पढ़ ही नहीं रहे तो क्यों भरे उनको, और पढ़ भी रहे तो हो भी क्या रहा उनसे। तो पीडीएफ से प्लीज जीएस मत पढ़ना, ये हमारा सजेशन है। और सोर्स लिमिटेड रहेगा तो फायदे में रहोगे, ये बात तुम पेपर के बाद समझ पाओगे। अगर ज़्यादा आफत पालोगे ना तो आफत में पढ़ जाओगे। अगर 4 किताबें कर ले जीएस की, एक भी नहीं पढ़ पाओगे सही से। जीएस ये कहती है हमें एक बार पढ़ो, बार बार पढ़ो हम ही को। ऐसा नहीं कि ये पढ़ ली फिर तुम रिसेंट पे भाग रहे, रिसेंट देखी फिर किरण आ गई, किरण पे भाग रहे, कि पिनाकल लॉन्च होगी उस पर भाग रहे। सोर्स लिमिटेड वाला ही होता है। सिलेक्शन लिमिटेड वाले का कहने का मतलब है एक किताब पढ़ो, वही बार बार पढ़ो। अगर हमारे नोट्स पढ़ रहे हो तो नोट्स बार बार रिवीजन मारो, और पीवाईक्यू लगाओ बार बार। पीवाईक्यू लगाने को मना नहीं करते हैं। अगर आप सोर्स को लिमिटेड बहुत सारा कर लिया तुमने, एक किताब ये भी, एक महेश बड़वाल की भी लिए घूम रहे है ना, एक लक्ष्मीकांत लिए घूम रहे, भाई इससे सिर्फ किताबों का ढेर लगेगा। किताबों का सोर्स थोड़ा लिमिटेड करिए। इधर आ जाओ, देखो। अरे ये तो बहुत सारी बातें ही होगी इसमें, है ना। चलो कोई नहीं, इसको हम पढ़ाना शुरू करते हैं। हम बताना चाह रहे हैं कि जो आपको कल पढ़ा रहे थे, इसी को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो आप ये कहेंगे
कि इसमें हमें ये पढ़ाना चाहिए कि अगर एक समतल दर्पण है, क्या खुल रहा है बार बार, ये वाला पेज है, ओके ओके मिल गया। यहाँ तक पढ़ा चुके थे हम, याद करो। सभी बच्चे, हमें लगता है सभी बच्चे घर पे जाके नोट्स बना रहे होंगे इसके और बाकायदा अपने नोट्स में उतार रहे होंगे इसको, है ना। अब आप उतार रहे हैं कि नहीं उतार रहे हैं, अब वो वाली स्टेज बच्ची नहीं है कि अब तुम्हारी रोज फेयर चेक करें। अगर तुम्हें लेनी है नौकरी तो पढ़ो, उतारो नोट्स, नहीं तो ऐसे ही आओ रोज आओ उठ के और यहाँ पे आके घूम जाओ। अच्छा, समतल दर्पण की बात कर रहे हैं बेटा। समतल दर्पण अगर लगा हुआ है और आप x दूरी पे खड़े हुए, फॉर एग्जाम्पल, क्या बोला मैंने, अगर आप किसी समतल दर्पण से x दूरी पे खड़े हुए हैं तो आपका इमेज दर्पण के पीछे अंदर कितनी दूरी पे बनेगा, x की दूरी पे। कहने का मतलब अगर आप 5 मीटर की दूरी पे खड़े हैं तो आपका जो इमेज बनने वाला, प्रतिबिंब बनने वाला, वही 5 मीटर की दूरी पर बनेगा। और बताएं, अगर आप ये खड़े हुए हैं, ये वाले, अगर ये आप खड़े हुए हैं और आपकी हाइट h है तो आपका जो तस्वीर बनेगा, जो इमेज बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, जो समतल दर्पण है वो भी h मीटर ऊंचाई का होगा। बात समझ के चलना। अच्छा, एक चेंज क्या होगा, जो आपका टॉप होगा वो टॉप में दिखाई देगा। कभी ऐसा देखा है आप एक समतल दर्पण के सामने खड़े हो जाएं, आपका सर नीचे चला जाए उसमें, आप ऐसे देख रहे हो आपके पैर ऊपर दिखाई, सर नीचे, ऐसा किसी दिन हो जाएगा, आप एकदम शॉक हो जाएंगे, ये क्या हुआ, ऐसा हो नहीं सकता समतल दर्पण में। मेरे भाई, आपका सर ऊपर रहता है, पैर नीचे रहते हैं, चेंज होता है तो दायां। और अगर हम ऐसे शीशे के सामने खड़े हो गए, मेरा दायां हाथ होगा ना, वो सामने वाले का बायां हाथ। हम अगर ऐसे खड़े होंगे ना, हमारा दायां हाथ हिलाएंगे ना तो शीशा में बायां हिलेगा, वो सामने वाले व्यक्ति का जो शीशा में बनना होगा। ओके, इधर आ जाओ। एक चीज और, तो मैंने कहा इन अ प्लेन मिरर एच आई बराबर एच ओ के टू हाइट ऑफ इमेज बराबर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर वस्तु की। बड़ी सिंपल सी बात है, धीरे धीरे करेंगे और सब कुछ बातें कर जाएंगे थोड़ी देर में। आगे आ जाओ। आगे बेटा बात करेंगे इसमें एक चीज और, कि जो आपका समतल दर्पण है, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। प्रतिबिंब की प्रकृति आप कहेंगे इरेक्ट एंड वर्चुअल, सीधा और आभासी बनता है, सीधा और आभासी बनता है। आप कहेंगे ये आभासी का मतलब क्या है, ये आभासी पल्ले नहीं पड़ा, कहते वर्चुअल क्या होता है आभासी। कोई एक्सप्लेन करे अगर किसी को आइडिया हो, व्हाट इज वर्चुअल इमेज। शायद नहीं समझ पाए होगे, और आपको कक्षा 5 में, कक्षा 10 में, कक्षा 9 में पढ़ाया गया होगा कि आपका इमेज बनता है इरेक्ट एंड वर्चुअल। कहे तो सीधा और आभासी। सीधा तो समझते हो सीधा सीधा ऊपर की तरफ, तो दर्पण है तो सामने की तरफ बनेगा, ठीक है। लेकिन आभासी क्या होता है, आभासी का मतलब ये मेरे भाई, अगर इसके सामने, अगर मान लिया मेरे सामने दर्पण रखा हुआ है, ये मेरा हाथी दर्पण है, मेरा इमेज, मेरा तस्वीर, मेरा जो प्रतिबिंब इस पे अंदर बनना है ना, अगर हम बीच में पर्दा डाल दें कि मेरा तस्वीर बनी रहेगी, पीछे हट जाएगी, इसी को कहते हैं, इससे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता भाई। कि अगर मेरे इस पर आ गया है तो हम कहें इस पर बनी रहे और बीच में कुछ लगा दें तो ये हट जाएगी, वहां से तस्वीर हट जाएगी ना, इसी को कहते हैं आभासी। आप कहते फिर उल्टा और वास्तविक कैसे हो जाता है। हाँ, पर्दे पे बन जाता है वो, जो उल्टा बनता है ना पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है। और एक चीज देखो, आपके पेपर में ये बात कभी नहीं पूछी जाएगी आभासी क्या होता है, आपको बता दें पहले से। सिर्फ ये पूछा जाएगा कि समतल दर्पण में जो आपका प्रतिबिंब बनता है वो सीधा और वास्तविक या सीधा या आभासी, सीधा या और आभासी बनता है। और आपसे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि हमारे समतल दर्पण में जो आपका प्रतिबिंब बनता है वो लिटरली इन्वर्टेड बनता है, पार्श्व रूप से उल्टा बनता है। उल्टा नहीं, उल्टा कहते हैं तो सर नीचे पहुंच जाएगा, पार्श्व रूप से उल्टा का मतलब लेफ्ट का राइट और राइट का। शायद सभी को समझ में आ गया होगा इतना। आगे आ जाओ, इसको अभी खत्म करते हैं। आगे देखो, जैसे वास्तविक तस्वीर की बात कर रहे थे, मैंने कहा जैसे हम आप समतल दर्पण के सामने खड़े हुए हैं और आपकी किरण यहाँ से जा रही है और एक आपकी यहाँ पे तस्वीर पड़ रही है और यहाँ पर जाके पीछे मिलती हुई प्रतीत होती है, जो तस्वीर बनती है उसको आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। जो आपकी पीछे मिलती हुई जो किरणें मिलती प्रतीत होती हैं उसको कहते हैं आभासी। और वास्तविक होती है, देखो वास्तविक अवतल में गई और लौट के यहीं पे आके बन गई तस्वीर फोकस पे। मैंने कहा ये वाली किरणें इधर ही बन गई और इधर जो आपका प्रतिबिंब बनता है वो अंदर जाके बनता है, आपको बनता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन कैसा होता है, आभासी होता है, वास्तविक नहीं होता है। लेकिन इस वाले में देखो, अवतल दर्पण मैंने आपको पढ़ाया था पिछली क्लास में। इधर आ जाओ और आगे आपके काम की बात करते हैं मेरे भाई। आपने सुना होगा आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता का मतलब मेरा ये है कि मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर।
इसको m से डिनोट करते हैं। m का मान होता है वो HI/HO। कहने का मतलब हाइट ऑफ इमेज यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। अगर हम 5 मीटर के हैं और हमारा प्रतिबिंब 10 मीटर का बन गया, तो हमारा प्रतिबिंब 10 का और हम 5 के 10/5 आया कितना, तो ये दिखाता है कि आपका प्रतिबिंब बना वो आपसे कितना गुना बड़ा बना है। मैंने कहा हमारा 10 का बन गया 5 के, इसका मतलब 10/5 यानी 2 गुना बड़ा बन गया। जो हम थे उसके 2 गुने दिख रहे हैं उसमें, तो इसी को कहते हैं आवर्त क्षमता। आवर्त क्षमता का मतलब होता है आपके वास्तविक जो आपका ऑब्जेक्ट है उसके कितना गुना प्रतिबिंब बनना है। छोटा बनना है 1/2 गुना बनना मतलब आधा हो गया, 5 गुना बनना है तो 5 गुना आ जाएगा। तो हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा, समतल दर्पण के लिए हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर होता है। इसमें m का मान होता है मेरे भाई +1। प्लस का मतलब ये होता है कि प्लस का मतलब सीधा और 1 का मतलब सेम साइज। 1 का मतलब जितना था उतना ही है। HI और HO बराबर है, मतलब प्रतिबिंब और वस्तु बराबर बन रही है। जितना वस्तु थी उतना ही प्रतिबिंब बनना, उतनी ऊंचाई का। इसका मतलब आवर्त क्षमता प्लस का 1। प्लस जरूर लगाना पड़ेगा, अगर माइनस लग गया तो इसका मतलब उल्टी होगी तस्वीर। प्लस का सीधा, माइनस का उल्टा, और 1 का मतलब यहाँ पे गुना दिखाता है। 1 आ गया तो 1 गुना, 2 आ गया तो 2 गुनी तस्वीर, 3 आ गया तो 3 गुनी बड़ी बनती है, 4 आ गया 4 गुनी बड़ी। ठीक है, इधर आ जाओ। जो आवर्त क्षमता अगर पॉजिटिव आ जाए तो आंसर होगा, जो इस समतल दर्पण की बात करें, प्लेन मिरर की बात हो रही है अभी, उत्तल अवतल में चले जाना। प्लेन मिरर में अगर आवर्त क्षमता पॉजिटिव हुई तो सीधा और आभासी। अगर हमारी आवर्त क्षमता नेगेटिव हुई, किसी मिरर की बात करें, सॉरी, किसी मिरर में अगर आवर्त क्षमता नेगेटिव हुई तो दिखाता है उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। ये सब प्रतिबिंब की बात है, यहाँ पे लिख देते हैं। ये सब हमारा प्रतिबिंब की बात कर रहा है। प्रतिबिंब, जो हमारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, मैंने कहा अगर आवर्त क्षमता पॉजिटिव होगी तो सीधा और आभासी, अगर नेगेटिव होगी तो उल्टा और। ग्रुप डी इससे बाहर नहीं जाने देंगे भाई। साइंस ऐसी पढ़ा रहे हैं, साइंस जितनी हम पढ़ा रहे उतनी पढ़ लेना। तुम कंपटीशन हेल्दी वाला नहीं, बहुत तंगड़ा वाला मारोगे जाके वहाँ पे। बस मैथ रीजनिंग मार देना और इसे मार देना, जीएस राम भरोसे भी रह जाएगी ना, तब भी तुम बहुत अच्छा कंपटीशन करोगे वहाँ पे। कंपटीशन ही सीट लेके आओगे अपनी 32,000 में एक, इतना कर लो बस भाई। 3 सेक्शन मजबूत हो जाएंगे, 3 मजबूत होते ही सिलेक्शन की कगार में पहुंच जाता बच्चा। मैथ, रीजनिंग और साइंस। जीएस कितने 20 नंबर की है क्या, जहाँ तक हमें आइडिया है, देखना पड़ेगा, शायद याद नहीं आ रहा सही से। 30 नंबर की साइंस है और 20 नंबर की है, 30-20 50, और 50 नंबर में शायद हमारा मैथ और रीजनिंग है, ऐसा कुछ है। हाँ, साइंस 30 नंबर की है, 25 की है। अच्छा, साइंस 25 की है तो फिर मैथ रीजनिंग 60 नंबर के होंगे, तो फिर 55 के। चलो देखना पड़ेगा जो कुछ भी। अच्छा, एक चीज और बताऊं, मैंने कहा आपके सामने समतल दर्पण लगा हुआ था, समतल दर्पण लगा हुआ था और कोई वस्तु यहाँ पर रखी थी और यहाँ से 2.5 मीटर पे थी। कितनी? 2.5 मीटर पे। कोई वस्तु यहाँ से 60 मीटर आगे बढ़ गई। कितनी? 60 मीटर आगे बढ़ गई। तो बताओ इसके प्रतिबिंब और वस्तु के बीच की दूरी क्या होगी? तो आप पता क्या निकालेंगे? अगर ये 2.5 मीटर 250 सेंटीमीटर की दूरी थी पहले, अब बस 60 सेंटीमीटर आगे बढ़ाई तो इसका मतलब कितनी रहेगी? 190। तो 190 अगर समतल दर्पण से दूरी है इतना ही अंदर बनेगा। मैंने कहा हाइट ऑफ इमेज, मैंने कहा जो डिस्टेंस होती है दूरी बराबर होती है, मैंने कहा x दूरी ली थी वहां पे, x बराबर x। तो अगर 190 मीटर दूरी पर वस्तु रखी है तो 190 दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा और वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी 19×2 यानी 380 सेंटीमीटर का हो जाएगा। 3.8 मीटर। बस तो प्रश्न समझ पाए, हालांकि इसमें भाषा नहीं लिखी हुई है, थोड़ा कम पल्ले पड़ा होगा, शायद इसमें ज्यादा कुछ दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए कि 2.5 मीटर पे कोई चीज रखी थी, 60 मीटर अंदर आ गई दर्पण की तरफ। अब बताओ दर्पण के प्रतिबिंब और वस्तु के बीच की दूरी क्या होगी? तो इसका आंसर होगा मेरे भाई 3.8। कभी कभी बच्चे क्या करते गलती, तो इसका 2.5 और 2.5 सीधा डबल कर देते भाई, जितनी दूरी बननी है उतनी हो जाएगा। तो 5 मीटर गलत उत्तर होगा। और बता दें ऐसे प्रश्नों का विकल्प जरूर दिया होता 5 मीटर, थोड़ा समझ के चलना है। एक क्वेश्चन आपसे आज हम गलत जरूर करवाएंगे, एक प्रश्न सभी से गलत करवाएंगे। वो प्रश्न आया हुआ होगा ग्रुप डी का, अगर ध्यान से पहले अलर्ट रहोगे तो सही कर दोगे उसको। आगे आ जाओ। मैंने कहा बेटा अगर कोई वस्तु 480 मीटर पे रखी हुई थी, वो सॉरी 4.5 मीटर पे रखी हुई है, कितने हैं? 4.5 मीटर पे रखी हुई है। अगर कोई वस्तु 30 मीटर और दूर हट जाती है तो वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी निकाल पाओगे? मैंने कहा 4.5 मीटर का मतलब 450 सेंटीमीटर
और 30 सेंटीमीटर और इसका मतलब 480 दूरी पर वस्तु होगी तो इतनी दूरी में प्रतिबिंब बनेगा और 480 दूनी 960 और इसको सेंटीमीटर को मीटर बदल दो 100 का भाग लगा के, यानी 9.6 मीटर पे प्रतिबिंब और वस्तु के बीच की दूरी। ये वाला प्रश्न जब भाषा में आता 2-3 लाइनें लिख के देता है, ऐसे होता है अगर कोई वस्तु दर्पण के सामने 4.5 मीटर पे रखी हुई है, अब वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर और दूर हट जाती है तो वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी, ऐसी भाषा लिख के आती है, बस समझना आना चाहिए तुम्हें। ओके, आगे आ जाओ। आगे की बात करें बेटा तो आगे आपको पढ़ने को मिलेगा ये मान लिया कि आप खड़े हुए हैं और ये हम, ये आप और ये हम, आप में से कोई एक खड़ा हुआ है, ठीक। मैं अगर बी वेग से इस दर्पण की तरफ भागते हैं, सॉरी गलत बोल रहे हैं, आप नहीं है, ये हमारी तस्वीर ही बन रही है, उसमें गलत एग्जाम्पल सेट कर दिया। मैंने कहा अगर ये हम है तो हमारा प्रतिबिंब यही तो बनना होगा। अगर हम यहाँ से बी मीटर पर सेकंड की स्पीड से जाएंगे तो आपका तस्वीर भी उधर से बी मीटर पर सेकंड की तो स्पीड से आएगा आपके पास। यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो क्वेश्चन रटाया होगा, अगर कोई आदमी इधर से 1 मीटर पर सेकंड से आएगा तो इमेज कितने से आएगी आपको प्रतीत होगी, तो मेरा भाई सीधा 1 का दुगना 2। अगर कोई 2 से जाएगा तो 4 से आपको प्रतीत होगा, 4 से पास आएंगे, 4 मीटर पर सेकंड, दुगना कर देते हैं। ये छोटी 9th क्लास में खूब पढ़ाया जाता है, 9th 10th 11th 12th में। अब आगे आ जाओ, यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक नहीं 2 क्वेश्चन। अगर पूछा जाए यदि कोई वस्तु दर्पण की तरफ बी चाल से चलना प्रारंभ कर दे, यदि कोई वस्तु दर्पण की तरफ बी चाल से चलना प्रारंभ कर दे तो प्रतिबिंब की दर्पण के सापेक्ष, तो प्रतिबिंब की दर्पण के सापेक्ष चाल बी, तो प्रतिबिंब की दर्पण के सापेक्ष चाल क्या होगी, बी तो होगी, जबकि वस्तु के सापेक्ष मतलब दर्पण की वस्तु के सापेक्ष क्या चाल होगी, क्या लिखा हुआ है, समझ गए हो। हम ये कहें कि प्रतिबिंब की दर्पण के सापेक्ष चाल क्या होगी, अरे बी चाल से चलना शुरू कर दे तो मेरा 20 मीटर पर सेकंड आएगा। अगर इसकी 10 मीटर पर सेकंड से चलना शुरू किया था इधर से और पूछा जाए दर्पण के सापेक्ष ये व्यक्ति कितने मीटर पर सेकंड से आ रहा तो 10 ही होगा। अगर पूछा जाए ये प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष कितने मीटर पर सेकंड के पास से आ रहा है तो आपको लगेगा 10 दूनी 20 मीटर पर सेकंड। अच्छा, जैसे आप दर्पण के सामने खड़े हो ना, आप एक पैर चलोगे आपको दोगुनी स्पीड दोगुना पास आता हुआ दिखेगा, ठीक है। और अगर कोई आदमी ऑब्जर्व कर रहा होगा तो उसको नहीं लगेगा भाई। अगर ये कहें कि एक आदमी इधर खड़ा हुआ, हम दर्पण के सामने खड़े हुए, हम ये कहें हम दर्पण की तरफ 5 मीटर पर सेकंड से जा रहे हैं तो इसका मतलब उसको 5 ही दिखेगा, उसको 10 नहीं दिखेगा सामने वाले, लेकिन तुम्हें 10 दिखेगा। जैसे तुम जाओगे बोले 10 मीटर पर सेकंड से पास से जा रहे हैं, अगर 5 से जाएंगे, ठीक है, उधर पार निकल जाएंगे सटर के। इधर आ जाओ, इधर देखो बेटा, अगले भी आ जाओ। अब आपको पूर्ण प्रतिबिंब देखना है अपना। ये वाला कई बार क्वेश्चन किया गया है कि पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई वस्तु की लंबाई से आधी होनी चाहिए। लेकिन कभी कभी ये वाला हमारा फिजिक्स का कॉन्सेप्ट फेल हो जाता है। कैसे? अगर सही नहीं होता यूज। जो हमारी टेक्नोलॉजी जितनी लाभदायक है उतनी हानिकारक भी कभी कभी सिद्ध हो जाती है। जो शीशा लगाने वाला होता है घर में, मान लिया आप 170 सेंटीमीटर के हैं और आपने लिया और 85 सेंटीमीटर का शीशा कटवा लाए, अब वो लगाए कहाँ पे यार? लगाने की पोजीशन नहीं पता होती तो पूरी तस्वीर नहीं दिखाई देती। फिर कहते मिस्त्री साहब ऐसा हमारा पूरा दिख नहीं रहा यार, आधा तो लाए, फिजिक्स में लिखा हुआ आधा होना चाहिए लेकिन तस्वीर नहीं दिख रही, वो कहाँ पर लगाना चाहिए? पता मिस्त्री क्या करता है? आंखें लेता है, आंखें लगाई और वहीं से नीचे लगा देता है, कभी नहीं दिखा होगा पूरा। तो क्या होता आगे बताने वाले हैं। जैसे अगर आपने देखा हो, एक किवाड़ था, जैसे हम वहाँ पे रहते थे, किराए पे रहते थे पहले कमरे पे, उधर दिल्ली, तो वहाँ पे किवाड़ का जो कुंदा होता है ना, खींचने वाला ऐसे करके, जो ये वाला शायद आप समझ पा रहे हो, जो हुक होता है, जो ऐसे करके ये किवाड़ लगा हुआ था और यहाँ से कब्जे लगे होते हैं और यहाँ पे हुक लगा होता है मेरे भाई। तो भाई साहब कभी कभी टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल, मान लिया उसने सबसे दूर लगाया, जड़ तो आगुड़ सबसे ज्यादा लगेगा, आपको पढ़ाया मैंने फिजिक्स में। अब भाई साहब उसने दीवार के तरह सटा के लगा दिया, जब भी ऐसे करते उंगली पूरी रगड़ जाती थी भाई। मतलब टेक्नोलॉजी उसने इतनी लगा दी कि उसने बिल्कुल जो पकड़ने वाला था बिल्कुल पास में कर दिया जाकर दीवार के। जब भी अगर कोई जल्दी में खींचने जाए तो ये वाले सब छिल जाते थे, हमें बहुत अच्छे से याद है। तो वो टेक्नोलॉजी का गलत यूज, हालांकि उसने यूज क्या किया, जितना दूर करो मैंने ज़्यादा ही दूर कर दिया, इतना भी दूर मत करो कि दिक्कत हो जाए उस फिजिक्स से। तो फिजिक्स का इस्तेमाल कभी कभी दिक्कत ही दे देता है। तो हमें आज भी याद आता है कि उससे जब हम जल्दबाजी में रात में खोलते थे तो एकदम ऐसे खोला तो एकदम ये खट से लगती थे गोलियाँ, अगर लाइट नहीं होती थी।
तो ये वाला थोड़ा गलत इस्तेमाल। ऐसे ही हम बता रहे जो शीशा लगाने वाला आपका पूरा तस्वीर कब दिखेगा, कहाँ पे लगाना चाहिए, आधा आगे बता। हाँ, इस वाली बात को याद रखना हमेशा कि पूर्ण प्रतिबिंब को देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम वस्तु की लंबाई आधी होनी चाहिए। बस की लंबाई का आधा। अगर आप 10 मीटर के हैं, 10 मीटर के नहीं हो सकते सॉरी, अगर आप 1.5 मीटर के हैं तो आपका जो वो 1.25 मीटर का होना चाहिए वो दर्पण। ठीक है, इधर आ जाओ। मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल मेरे भाई ये तो दिख रहा होगा, आपकी लंबाई मान लिया 180 सेंटीमीटर है। अब दर्पण कितना सेंटीमीटर होना चाहिए योगेश? योगेश जी कहेंगे सर दर्पण की लंबाई होनी चाहिए मेरी भाई 180 का आधा 90 सेंटीमीटर का तो दर्पण होना चाहिए, तब तो तुम पूरे दिखोगे। अच्छा पूरे दिखोगे तब आप कहोगे लगाए तो लगाए कहाँ पे इसको? मैंने कहा मान लिया ये आप खड़े हुए हैं और ये आपका मुंह है यहाँ से यहाँ तक का 20 सेंटीमीटर का। कितने का? आपकी आंखें बेटा यहाँ पर हैं। अब मैंने कहा कि आपकी आंखों से, सॉरी गलत बोल रहे हैं, आपकी मैंने कहा ये आंखें हैं, आंखों से ऊपर 20 सेंटीमीटर है और आंखों से नीचे 107 सेंटीमीटर है। आप ध्यान देना, आप 180 सेंटीमीटर के हैं तो मैंने कहा दर्पण को कहाँ पे लगाना चाहिए? मैंने कहा आंखों के सामने से। आंखों के सामने की बात करें तो हमारी आंखें कहाँ पे है मेरे भाई? तो आप कहेंगे आपकी आंखें यहाँ पर हैं और आंखों से ऊपर 20 सेंटीमीटर, 20 का आधा 10, यानी 20 का आधा 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब आपका दर्पण कुछ यहाँ पर लगेगा। अगर आपकी ये मुंडी और आपका ये आंखें इसके बीच का 20 सेंटीमीटर का गैप है तो आंखों से 10 सेंटीमीटर ऊपर रहना चाहिए दर्पण। और जो आपके नीचे धड़ वाला भाग है 160, तो 160 का आधा 80 नीचे होना चाहिए। इसका मतलब 80 और 10 90 तो होना चाहिए। आपकी आंखों से ऊपर जितना है उसका आधा ऊपर होना चाहिए। अगर आंखों से ऊपर 20 सेंटीमीटर है तो आपकी आंखों से ऊपर 10 सेंटीमीटर ऊपर जाना चाहिए दर्पण। समझ गए हो? ऐसे करके मैंने कहा 20 सेंटीमीटर था तो दर्पण 10 सेंटीमीटर पे जाएगा। और कभी कभी क्या करता है यहाँ पर आके, कभी कभी वो करता है मिस्त्री यहाँ पर लगा देता है दर्पण, कभी पूरा नहीं दिखेगा तुम्हारा तस्वीर। तो ये अगर घर पे आप कभी शीशा लगवाएं दर्पण तो कहना हमारी आंखों से जितना ऊपर है उसका आधा ऊपर कर दो, बाकी का तुम सीधा लगा दो, अपने आप सेट हो जाएगा। नीचे वाला तो नपा हुआ होगा, अपनी हाइट माप लेना। और अगर बड़ा कर लोगे तो और इधर उधर की सरफेस दिखने लग जाएगी। तो घर का जो सबसे बड़ा इंसान हो ना उसकी हाइट माप लेना और उसकी हाइट का आधा ले लेना। आप छोटे हो गए तो गट्टे वाले तो आ ही जाएंगे, है ना, सॉरी कम हाइट वाले तो आ ही जाएंगे। और बड़े वाले जो आपके बड़े मतलब भाई साहब ही ज़्यादातर लंबे होते हैं, हमने ऐसा देखा है। और हमारे घर में भी हमारी बहन हमसे छोटी है, तो हम अगर सबसे बड़े हैं तो हमारी हाइट का ले लो, हमारी हाइट का आधा, तो फिर सब लोग देखते रहेंगे उसमें। सही है? इधर आ जाओ। अगर आगे बात करें, एक क्वेश्चन और, गट्टे वर्ड थोड़ा सा और नहीं लग रहा? गट्टे, इधर बताओ इस वाले क्वेश्चन का आंसर। मान लीजिए कि आप समतल दर्पण के सामने 1 मीटर दूरी पर खड़े हैं। दर्पण के न्यूनतम ऊर्ध्वाधर आकार का कितना होना चाहिए ताकि आपको न्यूनतम पूरा प्रतिबिंब देखने को मिले? बताओ। ये बताओ पहले। ऑप्शन नंबर सी कि ऑप्शन नंबर ए? भाई 1 मीटर है। दर्पण की क्या बताई थी? 0.5 होना चाहिए ना? क्यों सुग्रीव, कितना होना चाहिए? मान लीजिए आप एक समतल दर्पण के सामने 1 मीटर दूरी पर खड़े हुए हैं। आप 1 मीटर दूरी पर खड़े हुए हैं मेरे भाई। आप कितनी मीटर? 1 मीटर दूरी पर खड़े हुए हैं। तो ये कह रहा है दर्पण का न्यूनतम ऊर्ध्वाधर आकार कितना होना चाहिए? आप कह रहे हैं 1 मीटर दूरी पे खड़े हैं तो आधा मीटर का ले लो भाई साहब। दूरी से नहीं चलता है, इसके हाइट से चलता है मेरे भाई। तो पहला ऑप्शन प्योर गलत है। अगर हाँ इसकी ऊंचाई 1 मीटर होती, अगर इसकी ऊंचाई 1 मीटर होती तो 0.5 मीटर का ले लेते दर्पण और काम हो जाता है, इसका पूरा तस्वीर दिख जाता। लेकिन इसका उत्तर क्या होगा? आपकी ऊंचाई का आधा होना चाहिए। क्वेश्चन देखो कितना लॉजिकल है सरल लेकिन गलती करवा सकता है। एक को देख के आधा तुरंत मार देगा कोई बच्चा। आगे आ जाओ। अच्छा, आप में से कोई इस जमाने में जी रहे हैं हम लोग, इस जमाने में कोई नाई की दुकान पे गया है? नाई
जो हेयर कटिंग करते हेयर सैलून होते हैं। हाँ कौन है? जो ये वाले हेयर सैलून वाली दुकान होती है उसमें शीशा लगे होते हैं भाई, एक आगे और एक पीछे लगा होता है। आपने देखा होगा कि शीशा लगा होता है, उसमें तुम्हारी तस्वीरें 2 3 4 आ रही होती है, उसमें धड़ाधड़ तरपेतर 1 2 3 एकदम वो वाली फीलिंग आती है अंबानी वाली। उसमें बैठ के लगता है भाई साहब देखो ना हमारी तस्वीरें कितनी बनाई जा रही है ऐसा करके लगता है ना। अब वो तस्वीरें कितनी बनती हैं ये वाला कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं। ध्यान से देखना, प्रतिबिंबों की संख्या। अगर बेटा हम यहाँ से दर्पण ले ले बेटा, अगर यहाँ से हम दर्पण ले ले 2 और एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल के साथ रखते हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल के साथ रखते हैं और यहाँ पर आपको बिठा दें, ये आप हैं, आप यहाँ पर बैठ गए, आपकी तस्वीर एक तो इसमें बनेगी, एक तस्वीर इसमें अंदर बनेगी और एक तस्वीर और बनेगी इसमें। आपकी तस्वीरें कितनी बनेगी? 3 तस्वीरें बनेगी। अगर आप 90 डिग्री कहें तो आप नीचे पैर पे जो खड़े होते हो ना, खड़े मत हो, ऐसा करो आप एक कमरा हो बंद, एक सामने शीशा लगाना और एक ऊपर लगा देना छत पे। एक तस्वीर तुम्हारे सामने अंदर बन रही होगी, एक ऊपर बन रही होगी और एक पता बननी होगी जो बीच में कोना होगा ना जुड़ रहा होगा उसके अंदर और बननी होगी एक तस्वीर आपकी। कहें तो ये वाला एक प्रकार का ऐसे करके बन जाता है। इसमें हमारा 90 डिग्री में 4 बढ़ जाते हैं, एक ये बना, एक ये बना, एक ये बना और एक ये चौथा ये, तो 4 भागों में बढ़ जाएगा। अगर 90 डिग्री पे होगा तो 90 के 4 ही तो बनेंगे, 1 2 3 और 1 2 3 और 4। अब देखो समझ लो इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये मेरे भाई कि जो प्रतिबिंबों की संख्या होती है तो हमारा कोण 360 डिग्री का होता है पूरा, इसमें थीटा कितना है माइनस का 1 प्रतिबिंब बनेंगे। कहने का मतलब ये 3 था, ये 3 बने थे, ये चौथा खुद था तो खुद का तो माइनस हो जाएगा प्रतिबिंबों की संख्या, है ना। फिट होने वाला है। हम ये कह रहे थे कि बेटा इसमें एंगल जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। अगर दोनों को 90 डिग्री पे रखा जाए तो 9 चौको माइनस का 1, तस्वीरें कितनी बनेंगी? तस्वीरों की संख्या 3 होती है। तो यही होता है 360 बटे थीटा माइनस का 1 कर दो। अगर दोनों के ग्लास 90 डिग्री पे रखे हो तो अब और कुछ एंगल देख लेते हैं एक बार। देखो थीटा बराबर दोनों दर्पणों के बीच का कोण है। अगर दोनों दर्पणों के बीच का कोण है ना और जो वस्तु रखी जाए इन दोनों के सिमेट्रिक हो, ये वाला थीटा बराबर हो बीच में रखी जाए। ऐसा नहीं तुम्हारा मन हुआ यहाँ पर वस्तु रख रहे हो फिर तुम कह रहे हो पता क्या अब बताओ 360 बटे थीटा माइनस का 1 करो, गलत हो जाएगा उत्तर। जब ये वस्तु रखी होगी ना तो ये वाली वस्तु समरूपता के केस में होगी, क्या तो सिमेट्रिक केस में होगी। अगर ये 60 डिग्री का केस है तो 30 डिग्री इधर 30 डिग्री अगर बस यहाँ पे रखी जाएगी फिर तब ये होगा प्रतिबिंबों की संख्या निकालने वाला कॉन्सेप्ट। वो भी बताएंगे वो वाला टाइप। अगर किसी वस्तु को इधर उधर रखा जाएगा तब कितना आएगा। इधर देखो मैंने कहा अगर किसी वस्तु को, हाँ ये वाली संख्या और डीपन कैसी भी आ सकती कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा अगर दो प्रतिबिंबों को 90 डिग्री पे रखा जाए तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी। तो आप कहोगे अगर परपेंडिकुलर रखा जाए 360 बटे 90 मतलब 3 आ गया। बोलेगा कि दोनों दर्पणों के बीच का कोण 60 डिग्री है और यहाँ पर वस्तु रखी है। तो मैंने कहा एक ये बनेगा, एक ये बनेगा और एक और बनेगा। इसमें कितनी तस्वीरें बनेगी ये पूछना चाह रहा है। मैंने कहा इसमें 60 डिग्री है, 360 बटे 60 छचरंग 36 बच्चा एक में कितना 5 तस्वीरें बनी हुई नजर आई। आप कहेंगे सर जी ये बताओ एक क्वेश्चन और बनता है आपके सामने। अगर दो दर्पण हम आमने सामने लगा दें, एक सामने एक पीछे, जैसा कि नाई की दुकान में होता है, जो पीछे वाला हो तो सीधा नहीं दिखाई देगा आपको, वो थोड़ा सा एंगल के साथ होता है, देखा होगा तुमने, एंगल के साथ होता है ना। अगर सीधा लगा दिया जाए, अगर सीधे दोनों लगा दिए जाए, कहे तो मिरर एट अपोजिट वॉल्स, कहे तो पैरेलल मिरर लगा दिया जाए दोनों आगे पीछे, तो मेरे भाई थीटा का एंगल कितना हो जाएगा दोनों के बीच? 0 डिग्री। 360 बटे थीटा यानी आंसर आएगा। नंबर ऑफ इमेज कितने बनेंगे? मतलब तस्वीरें इनफाइनाइट बन जाएगी। और आपका जो मिरर होता है, जो हेयर सैलून वाले तिरछा इसलिए लगाते हैं ताकि तुम अपने पीछे वाला हेयर देख पाओ सही कट हुए कि नहीं, इसलिए। और अगर वो पैरेलल लगा देगा ना तो आपका थोपड़ा आएगा, थोपड़े के पीछे थोपड़ा, थोपड़े के ऊपर थोपड़ा, थोपड़ा ऐसे करके
मुंह के पीछे मुंह आएगा, फिर आपको दिखेगा कुछ नहीं पीछे वाला। ऐसे बैठोगे, ऐसा देखा, हाँ, अगर ऐसे हाथ करोगे तो हाथ दिखेगा, ऐसे करोगे तो रावण हो गए। ऐसे बहुत सारे हाथ दिखेंगे तुम्हें, लेकिन वो थोड़ा तिरछा कर देता पीछे वाला, फिर तुम्हें दिखता है। फिर पता तिरछा हो जाने के बाद आपके 3-4 तस्वीरें दिखती है उसमें, 4-5 हो सकती, जितना झुका होगा उसी हिसाब से। अगर ज्यादा झुका देगा तो ज्यादा तस्वीरें, अगर कम झुकाएगा तो तुमने किसी की हेयर सैलून पे 4 तस्वीरें बनती, किसी के 5, किसी पे 7, किसी पे 8, ऐसी बननी होती। वो एंगल का हिसाब होता है। तो वैसा अब की बार जाओ हेयर सैलून पे, कहना बस वैसा दोनों सीधे कर दो, तुम दोनों सीधे कर दोगे, पीछे वाला अपने हिसाब से काटो, देख ही नहीं पाएगा भाई साहब ग्राहक। चाहे पीछे से गंजा कर दो, कहते भाई साहब 9 रुपए 30-40 खत्म करो, इधर आ जाओ। हाँ, इस साइंस वाली क्लास में ये नंबर ऑफ इमेजेस वाला बताया है, प्रतिबिंबों की संख्या वाला ही है 360/θ - 1। इसके बाद अगली क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टाटा।